The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। It is not that they are privately operating. आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बंगाल गर्म होने लगा है क्योंकि इसी साल और शायद 1.5 से 2 महीनों में तारीखें भी आ जाएंगी, चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। उससे पहले राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह एक घटिया और बदमाश गृह मंत्री हैं, ये बात कही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो शायद भारत के इतिहास में पहले ना हुआ हो। आपको बताएं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करता है, ईडी, उसने ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर रेड किया। प्रतीक जैन कौन है? प्रतीक जैन आईपैक, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसके संस्थापक सदस्य प्रशांत किशोर भी थे, जो रिजाइन कर चुके हैं। इस समय उसके डायरेक्टर है प्रतीक जैन। तो आईपैक ही चुनाव मैनेजमेंट करती है टीएमसी का। उसने पिछले 5 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी आईपैक ने ही काम किया था ममता बनर्जी के लिए। 2024 में जब लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया, तब भी आईपैक ने ही टीएमसी का काम किया था। उस आईपैक के डायरेक्टर और टीएमसी के आईटी हेल्प प्रतीक जैन के घर पर लगातार छापेमारी कर रही है। और जब छापेमारी चल रही थी तो उसी दौरान ममता बनर्जी भी, जो मौजूदा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रतीक जैन के दफ्तर और घर पर खुद पहुंच गईं। वो अंदर गईं और उन्होंने एक ग्रीन फाइल निकाली बाहर और एक फोन भी निकाला बाहर, और फिर आकर के उन्होंने बाहर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि अमित शाह एक डर्टी और नॉटी होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी साजिश है कि चुनाव से पहले उनके करीबी प्रतीक जैन, जो कि टीएमसी के आईटी सेल हेड हैं, उनके घर पर छापेमारी करके पार्टी के कैंडिडेट से जुड़ी लिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज, उनकी रणनीति, कुछ हार्ड डिस्क जब्त करके यहां से ले जाया जाए ताकि उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर अमित शाह कर सकें ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने वहां गई भी, ईडी जहां रेड हो रही थी वहां खड़ी भी हुई, अंदर घुस गई। हमने जैसे बताया एक फाइल भी लेकर के आए। उसके बाद फिर वो पत्रकारों से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि क्या एक गृह मंत्री का काम ये पार्टी से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का है? गृह मंत्री देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? ये सब सारी बातें उन्होंने कही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अगर मैं बीजेपी के ऑफिस पर छापा डालूं तो क्या होगा? चुनाव के नाम पर वो मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये घटिया और शरारती गृह मंत्री हैं जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने सब सारी बातें कही हैं, उनका बयान हम आपको सुनवा देते हैं। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only.
And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Potik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. तो आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं. वो आरोप लगा रही हैं कि उनकी पार्टी के दस्तावेज चोरी करना एक लक्ष्य है, तभी ये आईटी की रेड की गई है. ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले जाया जा रहा है और एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काट रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं. ये ममता बनर्जी ने कहा. अब भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ चुप रहने वाली. ममता बनर्जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी, कभी एक वक्त उनके सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी, जो अब बीजेपी में है, उनका भी बयान आया है. वो कह रहे हैं कि मैं छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. ईडी अपना काम करती है, उसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होती है. जो ईडी ने रेड की है उसकी जानकारी तो ईडी ही दे सकती है. ममता बनर्जी लेकिन लगातार सेंट्रल एजेंसीज के काम में दखल देती हैं. ममता ने जो आज किया है वो जांच में बाधा डालना था. मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. आईपैक ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपैक कोई पार्टी ऑफिस है? मैं ममता को चुनौती देता हूं कि वो कहीं भी छापेमारी कराएं. अगर आपके घर छापा मारा जाता है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए बरामद होंगे. ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कही मीडिया से बातचीत में. यानी अब इस ईडी रेड को लेकर के राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई. आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जब हम भी कवर करने गए थे लोकसभा में, तो लोकसभा चुनाव भी 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, उस वक्त आईपैक यानी प्रतीक जैन ही वहां पर काम कर रहे थे. तब उनके साथ प्रशांत किशोर भी थे. इन लोगों ने ही पूरा पार्टी का मैनेजमेंट, टीएमसी का पूरा कैंपेन किया था. आपको याद होगा कि टीएमसी का एक कैंपेन लॉन्च हुआ था. कैंपेन सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, खेला होबे. उस वक्त ममता बनर्जी की एक टांग टूटी हुई थी और फिर वो टूटी टांग लेकर के वो फुटबॉल लेकर के आई थी और उन्होंने ये अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था. तो प्रतीक जैन उसी कैंपेन के प्रणेता रहे हैं, सूत्रधार रहे हैं और उनकी बहुत अहमियत है. अगर ममता बनर्जी की पार्टी के 4 स्तंभ कहें तो ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, प्रतीक जैन, डेरेक ओब्रायन और उसमें कल्याण बनर्जी, कुछ 4 नाम ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है. लेकिन प्रतीक जैन आईटी हेड तो हैं टीएमसी के, लेकिन सक्रिय तौर पर राजनीति में नहीं है. तो शायद उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और जो बताया गया है ईडी की तरफ से वो ये बताया गया है कि प्रतीक जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं. कथित कोल स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है जिसके तहत प्रतीक जैन के घर और उनके दफ्तरों पर छापा मारा गया है. अब ममता बनर्जी के करीबी के घर छापा मारा जाए तो ममता बनर्जी तो शांत रहने वाली नेता है नहीं. तो आपने देखा किस तरीके से वो ईडी के खिलाफ ही मोर्चा खोल करके जहां रेड हो रही है वहीं पहुंच गई और उनके साथ में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे. तो अब ये राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदलेगा. राजनीतिक खींचतान तेज होंगे क्योंकि चुनाव को अब कुछ 1.5 महीने ही बचे हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बीजेपी की तरफ से तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं. बीजेपी कह रही है कि कौन सी फाइल है जो ममता बनर्जी लेकर के आई हैं. ममता बनर्जी क्या छुपा रही हैं जो उनको डर है कि वो खुद वहां पर पहुंच गई. ममता बनर्जी बंगाल को लूट रही हैं. उनके कथित काले कारनामों के दस्तावेज निकल के आ रहे हैं तो ममता बनर्जी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए डर के वहां पहुंच गई. ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते आ रहे हैं. उधर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लगातार कैंपेन चला ही रही हैं और साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, क्योंकि एसआईआर में 50 लाख से ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल में काटे गए हैं. और ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले खुद एक बयान देकर के कहा था कि वो जो नाम कटे हैं उन नामों को लेकर के खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी एसआईआर के खिलाफ और खुद वो एक ट्रेंड लॉयर हैं और खुद वो कोर्ट में जाकर के इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करेंगी और उसकी वकालत करेंगी. तो ममता बनर्जी अब काफी
एक्टिव नजर आती हैं। अब वो कह रही हैं कि जिस तरीके से अमित शाह एक डर्टी होम मिनिस्टर हैं, नॉटी होम मिनिस्टर हैं, यानी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव ये लगभग तय है कि ये अब गृह मंत्री अमित शाह बनाम ममता बनर्जी होने वाला है। और धीरे धीरे इस पूरे मामले में और भी तमाम मोड़ आएंगे, किसकी फाइलें मिली, किसका नाम मिला, और उन नामों की भी अब जांच होगी। क्या प्रशांत किशोर का भी आईपैक में इन्वॉल्वमेंट है? अक्सर क्या होता है कि जब ऐसे प्रतीक जैन जैसे किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता से जुड़े व्यक्ति के यहां ईडी या सीबीआई रेड करती है तो एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश होती है। तो एक तीर तो चलिए प्रतीक जैन पर चला है, निशाना ममता बनर्जी भी हैं, और कितने लोग हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि चुनाव में आचार संहिता लगाने के बाद सुरक्षा जो है वो ईसीआई के हाथ में आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर सब ईसीआई देखता है, उसके अधिकारी जो नियुक्त होते हैं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले कोशिश क्या ममता बनर्जी अपना पैसा पाक करना चाहती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद वो पैसा नहीं जा पाएगा उनका और बीजेपी का पैसा धड़ाधड़ बटेगा। तो क्या पैसा भी था अंदर? बहुत कुछ है जो इस रेड के जरिए अचीव करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आप देखते हैं कि ये किस करवट उठ बैठता है। वो चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार रहेगी नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। क्या वो चौथी बार चुनाव जीतेंगी? बहुत दिलचस्प होगा। आइए कुछ और राजनीतिक रिएक्शंस आए हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পাটে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন, রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যাবে। মমতা ব্যানার্জি বলছে আমি যদি বিজেপি অফিসে তল্লাশি করি তখন কি হবে? মমতা ব্যানার্জি বলছেন আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয় এমন তো নয়। ফেস করবে। মুখ্যমন্ত্রী তো আমার বাড়িতে সিআইডি পাঠিয়েছিলেন।